हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। हम लोग थे अपने मुखर्जी वाले टॉपिक पे क्योंकि इसका टॉपिक बचा हुआ था, और घटना चक्र के एक प्रिंस मेरे फ्रेंड कह रहे थे कि वो जीआईसी का पूरा करा दीजिए। तो शोध का पैटर्न बचा हुआ था तो वो शोध वाला भी पूरा करा दिया जाएगा। और अगर इतना हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है रिकॉल नॉलेज, जिसको भी जीआईसी का घटना चक्र का कोई भी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो मैं उसको वहाँ पे दे दूँगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम में ग्रुप सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको रिकॉल नॉलेज का नाम से ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और जो भी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी। राधाकांत मुखर्जी ने किस वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो 1921 में उन्होंने कार्यभार संभाला था लखनऊ विश्वविद्यालय में। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के वो प्रोफेसर एवं तथा अध्यक्ष भी थे। राधाकांत मुखर्जी की लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में किस पद पर नियुक्ति हुई थी? प्रोफेसर और अध्यक्ष पे उनकी नियुक्ति हुई थी। आर के मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विषय के शोध कार्य तथा अध्ययन कार्य में ही समवित दृष्टिकोण व पद्धति को प्रारंभ किया था? तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, इनके लिए समान दृष्टिकोण व पद्धति इन्होंने प्रारंभ की थी। आर के मुखर्जी ने किस विषय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया था? तो उपयुक्त सभी को स्थान प्रदान किया था। सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक अर्थशास्त्र। आर के मुखर्जी कब से कब तक अपने जीवन का शेष काल लखनऊ विश्वविद्यालय में रहकर व्यतीत किया है? तो 1921 से 1968 तक। अपने बौद्धिक जीवन में प्रोफेसर मुखर्जी ने कितने सामाजिक विचारकों से अधिक प्रभावित थे? तो 3 विचारकों से वो अधिक प्रभावित थे। प्रोफेसर मुखर्जी ने किस सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया है? तो ग्वालियर सरकार के में इन्होंने सलाहकार के रूप में कार्य किया है। किस अवधि में प्रोफेसर ग्वालियर सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे? 1945 से 1947 तक। इन्होंने महत्वपूर्ण जो कार्य किए वो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के क्षेत्र में किए हैं। आर के मुखर्जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रोफेसर मुखर्जी ने अपनी मृत्यु के समय के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशन के किस पद पर थे? तो निदेशक पद पे थे। मुखर्जी की विचारधाराओं एवं कृतियों पर किस विद्वान का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है? तो वो बजेंद्र नाथ सील, नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता, पैट्रिक गिट्स, इन सभी का प्रभाव देखा जाता है इनमें। किस विद्वान ने मुखर्जी को भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को एक पृथक अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित करने का योगदान दिया है? तो बी प्रोफेसर सील ने और प्रोफेसर गिडेंस ने। डॉक्टर मुखर्जी को सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रेरणा किसने दी? सेनगुप्ता ने दी थी। मनोविज्ञान की प्रेरणा सेनगुप्ता ने दी थी। इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, माइंड इन सोसाइटी के लेखक हैं प्रोफेसर मुखर्जी और पैट्रिक गिट्स, ये दोनों ही हैं। माइंड इन सोसाइटी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1928 में प्रकाशित हुई थी। निम्न में से किस पुस्तक की रचना सेनगुप्ता तथा मुखर्जी ने मिलकर की थी? तो माइंड इन सोसाइटी इन लोग ने मिलकर की थी, सेनगुप्ता ने और मुखर्जी ने। और मुखर्जी गिडेंस ने ये वाली पुस्तक लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, माइंड इन सोसाइटी, मुखर्जी और गिडेंस ने लिखी थी। किस विचारक ने सामाजिक विज्ञानों में तुलनात्मक पद्धति पर बल दिया है? तो बजेंद्र नाथ सील ने दिया है। प्रोफेसर सील ने सामाजिक विज्ञानों में किस पद्धति पर बल दिया? तुलनात्मक पद्धति पर। प्रोफेसर मुखर्जी की किस कृति में तुलनात्मक पद्धति की छाप देखने को मिलती है? प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव इकोनॉमिक्स में। प्रोफेसर मुखर्जी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव इकोनॉमिक्स किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1922 में प्रकाशित हुई थी। प्रोफेसर सील ने किस क्षेत्र में तुलनात्मक पद्धति पर बल दिया था? सामाजिक विज्ञान पद्धति पर सामाजिक विज्ञान में तुलनात्मक पद्धति पर बल दिया था।
समाजशास्त्र में ऊर्जा की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने लागू किया? तो गिड्स ने किया था। फ्रेडरिक गिड्स ने समाजशास्त्र के किस विषय को सर्वप्रथम प्रारंभ किया? ऊर्जा की अवधारणा को। प्रोफेसर मुखर्जी ने अपनी किस कृति में ऊर्जा की अवधारणा का वर्णन किया है? बॉर्डरलैंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। प्रोफेसर मुखर्जी की रचना बॉर्डरलैंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1925 में प्रकाशित हुई थी। प्रोफेसर मुखर्जी की प्रसिद्ध कृति रीजनल सोशियोलॉजी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1926 में। प्रोफेसर मुखर्जी को रीजनल सोशियोलॉजी लिखने में किस विचारक ने सहयोग दिया था? E.A. रॉस ने दिया था। प्रोफेसर मुखर्जी की रचना इंस्टीट्यूशन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1940 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। प्रोफेसर मुखर्जी को अपने किस पुस्तक को लिखने में E.A. रॉस का समर्थन मिला था? रीजनल सोशियोलॉजी में। प्रोफेसर मुखर्जी को अपने किस पुस्तक के लिखने में कॉमन का अत्यंत सहयोग, प्रोत्साहन व परामर्श मिला था? इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स में इनको प्रोत्साहन मिला था कॉमन से। निम्न में से कौन सी रचना प्रोफेसर मुखर्जी की है? डेस्टिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन, वननेस ऑफ मैनकाइंड, फिलॉसफी ऑफ मैन, ये सभी पुस्तक मुखर्जी की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रोफेसर मुखर्जी की नहीं है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये तो अभी अपने एग्जाम में भी आई थी। पूर्व में लोकतंत्र किसकी रचना है? प्रोफेसर R.K. मुखर्जी की। प्रोफेसर मुखर्जी का अपने जीवन के अंतिम वर्षों में किस क्षेत्र में झुकाव बढ़ा? अध्यात्म में बढ़ा था। द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम किसकी रचना है? प्रोफेसर मुखर्जी की रचना है। ये भागवत गीता पे डिपेंड थी। प्रोफेसर मुखर्जी की आध्यात्मिक पुस्तक द सॉन्ग ऑफ सुप्रीम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1971 में प्रकाशित हुई थी, इनकी मृत्यु के बाद। प्रोफेसर मुखर्जी की कृति द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम भागवत गीता पर आधारित थी। निम्न में से कौन सी रचना प्रोफेसर मुखर्जी की अंतिम रचना है? द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज राधाकमल मुखर्जी की पुस्तक है। प्रोफेसर मुखर्जी को अपनी पुस्तक इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स को लिखने में किसकी सहायता मिली थी? कॉमन्स की सहायता मिली थी। अपने जीवन के अंतिम समय में प्रोफेसर मुखर्जी की रुचि किस विषय के ग्रंथ पर अंग्रेजी में अनुवाद करने की ओर बढ़ने लगा था? तो वह है, इसका उत्तर है, बुक में दिया है, संस्कृत। विश्व राज की कल्पना किसने की? अरविंद जी ने की थी। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रोफेसर मुखर्जी की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम। राधाकमल मुखर्जी की अधिकांश रचनाएं किस विषय पर आधारित थी? अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। किसका मत है कि समाज विभाजन योग्य नहीं है, इसलिए समाज के विषय में कोई वास्तविक बोध तभी संभव हो सकता है जबकि एक समग्रता के रूप में समाज की आदतों, मूल्यों तथा प्रतीकों का अध्ययन किया जा सके। ये परिभाषा राधाकमल मुखर्जी की है। सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत राधाकमल मुखर्जी इसके प्रतिपादक हैं। किस विचारक का मत है कि समाज एक सामान्य सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक तथ्यों, संबंधों, अनुभवों को एक औपचारिक प्रतिमान के रूप में तर्कयुक्त क्रमबद्धता में प्रस्तुत किया जा सके? यह परिभाषा R.K. मुखर्जी की है। R.K. मुखर्जी के अनुसार समाज के एक सामान्य सिद्धांत में किसका महत्व अत्यधिक है? मूल्यों का महत्व अत्यधिक है। सामाजिक संरचना और प्रकार का वह योग जो कि लोकाचार, विश्वासों, संबंधों तथा व्यवहारों के एक व्यवस्थित प्रतिमान को प्रतिस्थापित करता है। यह परिभाषा राधाकमल मुखर्जी की है। R.K. मुखर्जी के अनुसार सामाजिक संबंधों और मानवीय आंतरक्रिया को समझने के लिए किसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता? समाज और मूल्य को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसी से ही हम मानव की आंतरक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। किस विचारक के अनुसार समाज के सामान्य सिद्धांत में मूल्यों का अत्यधिक महत्व है? राधाकमल मुखर्जी। किसका मत है कि समस्त मानव संबंध और व्यवहार अपनी ही प्रकृति के कारण मूल्य हैं? इन मूल्यों को व्यक्तियों में व्यक्तियों का और व्यक्तियों के लिए ही खोजा जाता है, देख रेख की जाती है, अधिक पसंद किया जाता है या परिहार किया जाता है, तो वो राधाकमल मुखर्जी ने दिया है। परिहास और परिहार में अंतर आपको पता है। परिहास जीजा साली के टाइप का होता है और परिहार में जैसे कि बड़े लोगों से पर्दा करने की जो प्रथा होती है, या बड़े लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे लोग छोटे बहू नहीं जा सकते, जैसे जेठ के सामने देवरानी नहीं जा सकती, उसको परिहार कहते हैं।
राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्यों का विकास मनुष्य अपने सामाजिक जीवन में पारस्परिक आंतरक्रियाओं के दौरान करता है और मनुष्य का या सामाजिक जीवन किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो परिस्थितिगत स्थिति के कारण, मनो सामाजिक स्थितियां, नैतिक स्थितियों के कारण, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित के अनुसार समाज किसका योग्य है? समाज सामाजिक संरचनाओं और प्रकारों का योग है। समाज का एक सामान्य सिद्धांत मूल्यों के ही संपर्क में संभव है, क्योंकि समाज मूल्य का ही एक संगठन व संकलन है। राधा कमल मुखर्जी की परिभाषा है। पारिस्थितिकी शास्त्र दृष्टिकोण से प्रदेश है समस्त जीव। अर्थशास्त्री दृष्टिकोण से समाज क्या है? वर्ग है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से समाज क्या है? उपयुक्त सभी, संस्था, वर्ग, प्रदेश सभी है। नीति शास्त्र दृष्टिकोण से समाज आदर्श मूल्यों, चरित्र निर्माण व अनुरक्षण के लिए है एक सहभागिता। मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत समाज का सामान्य सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि समाज एक मुक्त व्यवस्था है। तो ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से है, मुखर्जी किस संप्रदाय के विचारकों से सहमत नहीं है जो समाज को एक बंद व्यवस्था के रूप में विवेचना करते हैं? तो इसका उत्तर है अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान। प्रदेश एवं जीवन निर्वाह की मुखर्जी ने समाज की मुक्त व्यवस्था को कितने पक्षों का उल्लेख किया है? 3 पक्षों का। पहला है मुक्त परिस्थिति व्यवस्था। प्रदेश एवं जीवन निर्वाह की मुक्त परिस्थितिगत व्यवस्था समाज की मुक्त व्यवस्था को कौन सा पक्ष है? तो ये पहला पक्ष है, प्रदेश एवं जीवन निर्वाह की मुक्त परिस्थिति व्यवस्था। दूसरा है समाज के मुक्त समाजशास्त्री व्यवस्था के दूसरा पक्ष क्या है? संस्था और परिस्थिति। समाज के मुक्त व्यवस्था का तीसरा पक्ष है मुक्त नैतिक व्यवस्था। समाज के मुक्त नैतिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? समूह और मूल्य नैतिक व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित है। मुखर्जी के अनुसार समाज में औपचारिक एवं प्रभावशाली सत्ता व स्वतंत्रता का उचित विभाजन किसके बीच होना चाहिए? तो बी और सी यानी श्रमिक, अभिजात वर्ग और सामान्य जनता के बीच होना चाहिए। मुखर्जी के अनुसार समाज के औपचारिक एवं प्रभावशाली सत्ता व स्वतंत्रता का उचित विभाजन किसके बीच होना चाहिए? अभिजात वर्ग और सामान्य जनता के बीच होना चाहिए। डॉक्टर मुखर्जी ने समाज के लिए निम्न में से किसकी कल्पना की है? उच्चतर विज्ञान की। डॉक्टर मुखर्जी ने समाज के लिए निम्न में से किसकी कल्पना की है? उच्चतर विकास की कल्पना की है। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार समाज के उच्चतर विज्ञान में कौन सा सिद्धांत सम्मिलित होगा? मानव परिस्थितिकी शास्त्रीय सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत, मूल्यों व प्रतीकों का सिद्धांत। उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। समाजशास्त्र समाज के सामान्य सिद्धांत का एक ऐसा पक्ष है जिसका की संबंध संस्थाओं की संरचना के अंतर्गत संचार और स्थिति के सामाजिक संबंधों से है। यह परिभाषा राधा कमल मुखर्जी की है। समाजशास्त्र के प्रकारों के अंतर्गत किस दृष्टिकोण से सामाजिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है? तो वास्तुनिष्ठ से अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र के बीच की सीमा रेखा को मिटाने की दिशा में किसने कार्य किया? राधा कमल मुखर्जी ने। सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के प्रवर्तक हैं राधा कमल मुखर्जी। मुखर्जी ने किन विषयों के बीच की सीमा रेखा को मिटाने का प्रयास किया? तो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। भारत में सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में किस विचारक को पथ प्रदर्शक माना जाता है? राधा कमल मुखर्जी को पथ प्रदर्शक माना जाता है। सामाजिक परिस्थिति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है सोशल इकोलॉजी ऑफ द गेमगस वैली, बॉर्डरलैंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सोशल इकोनॉमिक्स, बॉर्डरलैंड ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने ऊर्जा की अवधारणा भी बताई है। राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के कितने पक्षों का उल्लेख किया? 2 पक्षों का उल्लेख किया है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के प्रश्न हैं
व्यक्तिगत पारिस्थितिकी और सामुदायिक पारिस्थितिकी। सामुदायिक पारिस्थितिकी एवं व्यक्तिगत पारिस्थितिकी है एक अंतर संबंधी और अंतर निर्भरशील। एक विज्ञान के रूप में सामाजिक परिस्थिति विज्ञान को कितने प्रकारों का उल्लेख मुखर्जी ने किया है? तो 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। किसका मत है कि प्रकृति पर नियंत्रण पाने के लिए मनुष्य को प्रकृति का अनुसरण करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर प्रकृति का संतुलन व ताल अस्त व्यस्त हो जाता है तो प्राकृतिक विविधताओं के रूप में प्रकृति की प्रतिक्रिया असंभावी हो जाती हैं। राधा कौल मुखर्जी की यह परिभाषा है, कथन मान लेते हैं इसको। प्राकृतिक अवस्थाओं का सबसे अधिकतम प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जनसंख्या पर प्राकृतिक अवस्थाओं का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, राधा कौल मुखर्जी के अनुसार। किसका मत है कि प्रकृति समाज के सामान्य आर्थिक लक्षणों को निश्चित करती है? रॉस इसका उत्तर है। प्राकृतिक समाज के सामान्य आर्थिक लक्षणों को निश्चित करती है, तो रॉस का कथन है। किस विचारक का मत है कि व्यक्ति जिस प्रकार की प्राकृतिक पर्यावरण में रहता है उस पर्यावरण में उन वस्तुओं के प्रति उसके दिल में श्रद्धा भक्ति पनपती है तथा जिन वस्तुओं से उसको जीविका पालन में सहायता मिलती है उन्हीं को वह देवता मानकर पूजने लगता है। यह परिभाषा मैक्स मूलर की है। कला और साहित्य की दृष्टि से कला और साहित्य की सृष्टि करने वालों के मस्तिष्क पर किसका स्पष्ट प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है कला का। यही बताते हैं 131 का सी है। कला और साहित्य की सृष्टि करने वालों के मस्तिष्क पर किसका स्पष्ट प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर दिया गया है पुस्तक में भौगोलिक पर्यावरण। 132 आदिकालीन समाज के किस प्रकार के संसार से अनभिज्ञ होता है? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, विज्ञान से भी, ज्ञान से भी और उद्योग से भी। किसने कहा है कि आदिकालीन समाजों में न केवल सामाजिक संगठन अपितु धर्म, जादू, परंपराएं, प्रथाएं व विश्वास परिस्थितिगत मूल्यों द्वारा प्रभावित थी? तो इसका उत्तर है आर के मुखर्जी द्वारा। डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार परिस्थितिगत अवस्थाओं से अनुकूलन के कितने प्रमुख स्तर हैं? तो 3 प्रमुख स्तर हैं। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति नीलगिरी के पहाड़ों पर पाई जाती है। किस विद्वान का मत है कि प्रादेशिक व्यवहारवाद विशुद्ध रूप से प्रत्यय अथवा भारतीय थी? इसका उत्तर है राधा कौल मुखर्जी। ये मानते हैं कि प्रादेशिक व्यवहारवाद विशुद्ध रूप से प्रत्यय अथवा भारतीय थी। प्रादेशिकता या प्रादेशिक व्यवहारवाद का संकेत निम्न में से किस पुस्तक में देखने को मिलता है? बॉर्डरलैंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें उन्होंने ऊर्जा की अवधारणा भी दी थी। राधा कौल मुखर्जी ने प्रादेशिक व्यवहारवाद को अपनी किस कृति में पूर्णतः विकसित किया है? रीजनल सोशियोलॉजी में। रॉस ने मदद की थी यह पुस्तक लिखने के लिए। राधा कौल मुखर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक रीजनल सोशियोलॉजी कब प्रकाशित हुई थी? 1926 में। राधा कौल मुखर्जी की कृति बॉर्डरलैंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1924 में। रीजनल सोशियोलॉजी पुस्तक की सांप्रदायिक प्रस्तावना किस विद्वान ने लिखी थी? डॉक्टर एडवर्ड ऑल्सवर्थ रॉस ने, A.E. रॉस ने, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। रीजनल सोशियोलॉजी पुस्तक के संबंध में किसका मत है कि यह उचित ही है कि प्रादेशिक व्यवहारवाद का प्रथम कृति एक एशियाई विद्वान की कलम से लिखी है, क्योंकि एशिया के अतिरिक्त और कहीं भी सामग्री की एक ऐसी संपदा नहीं है। रॉस ने ये कहा है। प्रादेशिक अवधारणाओं को स्पष्ट करने में प्रथम प्रयास किसने किया? लीपले ने और डियोलिस ने किया था। किस विचारक ने पशुओं एवं घरेलू व सामाजिक संगठनों पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन किया है? डिमोलिन्स ने किया है। पशुओं एवं घरेलू व सामाजिक संगठनों पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन डिमोलिन्स ने किया।
निम्न में से किस विचारक ने पर्यावरण का एक प्रदेश के निवासियों के भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है? तो लीपले ने किया है। पर्यावरण एक प्रदेश के निवासियों के भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख किया है लीपले ने। प्रसिद्ध विचारक लुंडबर्ग ने प्रादेशिकता को किस विषय के एक शाखा के रूप में प्रस्तुत किया है? तो विज्ञान के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। निम्न में से किसने कहा कि प्रादेशिकता भी मानव व्यवहार की एक विशेषता अभिव्यक्ति है और इस अभिव्यक्ति की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह अपने प्रदेश की परिस्थितियों द्वारा प्रभावित तथा निर्देशित होती है, या रॉस ने कहा है। निम्न में से किसने कहा कि प्रादेशिकता भी मानव व्यवहार की एक विशेष अभिव्यक्ति है और इस अभिव्यक्ति की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह अपने प्रदेश की परिस्थितियों द्वारा प्रभावित और निर्देशित होती हैं। यह परिभाषा रॉस की है। प्रोफेसर बोगार्ट्स के अनुसार प्रादेशिकता में निहित होती है एक सांस्कृतिक समग्रता। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने प्रादेशिकता राष्ट्रीयता के अधीन है यह कथन कहा है? राधाकमल मुखर्जी ने कहा है। डॉक्टर मुखर्जी ने प्रादेशिकता को किस रूप में प्रस्तुत किया है? विस्तृत रूप में। तो अगला वीडियो हम शाम तक डाल देंगे, यही वीडियो शाम तक हम डाल देंगे और इसके अगले जो क्वेश्चन हैं 263 क्वेश्चन है इसमें अभी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन कल हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छी जानकारी हम लोग को प्राप्त हो रही है मुखर्जी जी के बारे में, क्योंकि अगर हम लोग का एक भी क्वेश्चन अब मिस हो रहा है, कंपटीशन सोशियोलॉजी में इतना हाई हो गया है कि एक भी क्वेश्चन हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा।